हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया न्यूज में। दोस्तों, अगर आपने इसे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो आप चैप्टर नंबर जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान फ्लावर फ्रैक्शन आ जाता है और यहाँ पे आकर यूनियन के साथ टैग टीम में फाइट करता है, मगर जियान यहाँ पे इन दोनों ओपोनेंट से अकेले ही फाइट करता है। लास्ट पार्ट के एंड में जियान फेरी लोटस को बना चुका था और इधर याओलिंग भी अपना एक पावरफुल टेक्निक को रिलीज करता है, वर्ल्ड की ट्रांसफॉर्मेशन। एक तरह का जायंट 1000 फीट स्काई में ऊपर की ओर डाउकू रिलीज होता है, बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर जाता है। अब ये जोर से चिल्लाता है डाई जियान, और यहाँ विंड काफी कसकर ब्लो करने लगता है, मानो जैसे कि एक काफी बड़ा सा विंड का तूफानी से आ गया हो। ऐसा लगता है कि स्पेस को ही दो हिस्सों में बांट दिया हो। अब पावरफुल विंड वेव जियान की ओर आगे बढ़ते हैं और ऐसा लगता है कि याओलिन का अटैक नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अटैक से यहाँ पे नीचे का एरिया में भी क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। अब सब इसके पावर को देख कहते हैं तो ये है डाउ जुनसे स्टार का पावर। इस तरह के बैटल और इस तरह के लेवल का फाइट है काफी कम देखने को मिलता है। यहाँ फ्लावर फ्रैक्शन के सभी डिसाइबल ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये ऊपर से नीचे तक कांपने लगते हैं। इधर एल्डर भी इस अटैक को देख सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि जियान के कारण इस याओलिन ने अपना बेस्ट अटैक का यूज किया है। ये बैरियर को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाते हैं और अपने डाउकी को बैरियर की ओर सेंड करते हैं। इधर यूनियन भी इस अटैक को जियान की ओर आगे बढ़ता देखे इसका दिल भी जोर से धड़कने लगता है कि आगे नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा। हालांकि इसे जियान पे भरोसा होता है, मगर फिर भी इसका दिल जोर से धड़कता है। ये जियान से एक पॉइंट पे प्यार जो करती थी। इधर जियान भी इस अटैक को अपनी ओर आता देख रहा था और इस अटैक को देख ये भी कहता है तो ये है डाउ जुन स्टार का पावर। जियान के हाथों में भी एक डिस्ट्रक्टिव अटैक स्पिन कर रहा होता है। जियान के आंखों में स्पार्कल फ्लैश होता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट में ये इस फेरी लोटस को याओलिन की ओर सेंड करता है। जैसे ही ये फेरी लोटस शूट होता है, यहाँ पे काफी बड़े बड़े वॉर्टेक्स अपीयर हो जाते हैं और फिर फेरी लोटस इस वर्ल्ड विंड से कोलाइड करता है और दोनों अटैक के टकराने के कारण ऐसा लगता है कि मानो कि पूरा दुनिया ही साइलेंस हो गया हो। मगर ये चुप्पी ज्यादा देर तक नहीं रहती। एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होता है और काफी बड़ा साउंड वेव निकलता है और एक्सप्लोजन के बाद एक फायर स्टॉर्म का जन्म होता है जो कि स्काई में ऊपर की ओर तक जाता है। अब इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि अब ये वर्ल्ड विंड को भी सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये फायर स्टॉर्म इस वर्ल्ड विंड से कोलाइड करता है, इस वर्ल्ड विंड का पूरा एनर्जी ऐसा लगता है कि अब डिसअपियर हो रहा हो। जियान इधर इस एक्सप्लोजन को देख के पीछे हटता है। यहाँ पे लगातार एक्सप्लोजन का आवाज आ रहा होता है इस फायर स्टॉर्म से। जब जब ये टकराता है तब तक एक काफी बड़ा आवाज सुनने को मिलता है। अब जैसे ही याओलिन का वर्ल्ड विंड डिफीट हो जाता है, इसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये बंदा अपने दांतों को पीसता रह जाता है और इस फायर स्टॉर्म को देख ये भी पीछे की ओर हटता है। अब ये फायर स्टॉर्म आकर बैरियर से कोलाइड करता है और बैरियर से बाहर निकलने का कोशिश करता है। इसका डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऐसा लगता है कि एक हैमर इस बैरियर पे कंटिन्यूअस हिट कर रहा हो, मगर फिर भी ये बैरियर भी इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और ये अपने लिमिट तक पहुंच जाता है और फिर ये टूट कर टुकड़ों में बिखर जाता है। ये देखकर फ्लावर फ्रैक्शन के डिसाइपल्स का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और ये काफी ज्यादा पेल दिख रहे होते हैं। ये काफी ज्यादा फ्राइटन हो जाते हैं। मगर जैसे ही ये फायर स्टॉर्म यहाँ से स्क्वायर से निकलकर पूरे एरिया में फैलने ही वाला था, एक वुमेन यहाँ पे आती है और यहाँ पे आकर अपने हाथों को मूव करती है और एक तरह का वेव क्रिएट होता है और फायर स्टॉर्म और ये वेव दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से टकराने के कारण ये दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल करते हैं। अब जबकि ये फायर स्टॉर्म खत्म हो जाता है, यहाँ पे सभी खुश हो जाते हैं। अब ये ओल्ड वुमेन कहती है जियान, क्या तुम पूरे फ्लावर फ्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? इस पे जियान अपने हाथों को जोड़ कर कहता है ये सिचुएशन था ही कुछ ऐसा, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अब जियान यहाँ पे कुछ हीलिंग पिल्स निकाल कर खा लेता है और फिर जब ये हुआ जिन को देखता है, फिर इधर इसका हालत काफी ज्यादा खराब होता है। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि जियान इस तरह के अटैक को लॉन्च कर सकता है। यहाँ तक इसका बॉयफ्रेंड भी कुछ खास ना कर सका जो कि डाउ जुन 6 स्टार पे है। जियान यहाँ पे याओलिन की ओर देखता है और इसके हालत को देख अब ये इसे इग्नोर कर हुआ जिन की ओर फोकस करता है। इधर हुआ जिन ऊपर से नीचे तक कांप रही होती है और इसका पसीना भी छूट रहा था। अब जब जियान वापस अपने 4 हेवनली फ्लेम्स को निकालता है और अपने हाथों में समन करता है, ये देख के जियान वापस ये टेक्निक का यूज करेगा, हुआ जिन तुरंत ही कहती है मैं हार मानती हूँ। ये सुन जियान स्माइल करता है और अपने फ्लेम को वापस अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। यहाँ पे काफी सारे एल्डर ये देख कर की हुआ जिन बिना फाइट किए हुए हार मान चुकी है, ये समझ जाता है कि आज का फाइट एक बच्चे के खेल से कम नहीं था। अब जियान यूनियन की ओर जाता है और जियान को देख यहाँ पे ये यूनियन कहती है तुम अभी इतना ही ब्रेव हो,
यूनियन थोड़ा पेल दिख रही होती है, मगर इसका आवाज में थोड़ा खुशी भी छुपा हुआ था। अब जबकि हुआ जिन हार चुकी है तो इसे अपना जेड स्टोन टैबलेट निकालकर यूनियन को देना पड़ जाता है। अब फर्स्ट टेलर यहाँ पे आकर कहती है, अब जबकि लास्ट चीफ ने तुम्हें ये टोकन दिया था तो वह फ्यूचर में तुम ही हमारी न्यू चीफ बनोगी, मगर यहाँ पे यूनियन ये जेड टोकन एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। ये फ्रैक्शन हेड नहीं बनना चाहती है, इसका अभी भी पास्ट का पीछा नहीं छोड़ता, ये पास्ट का एक्सपीरियंस को वापस से नहीं सहना चाहती है। जियान यहाँ पे यूनियन के फेस पे हेजिटेशन को देख समझ जाता है और कहता है, टेक इट, तुम अभी भी पास्ट इंसिडेंट को लेकर चिंता कर रही हो, उस वक्त कोई भी सही और गलत नहीं था, मुझे उस वक्त मिस्टिक क्लाउड को डिस्ट्रॉय करना पड़ा था, उस सेक्ट ने मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रॉब्लम था। यूनियन का आंखें नम हो जाते हैं और आंसू भी आने लगते हैं। ये जानती है कि जो भी हुआ उसमें जियान का कोई गलती नहीं था, इसे वो करना पड़ा था, मगर फिर भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट यूनियन के लिए घर से कम नहीं था, ये वहीं पे बड़ी हुई थी, इसे उस सेक्ट को डिस्बैंड करना पड़ गया था जियान के ऑर्डर के कारण। जियान यहाँ पे इसे कहता है, अगर तुम एक शांत प्लेस चाहती हो फिर तुम्हें उसे ढूंढना होगा, मगर अगर तुम पास से भागती रहोगी फिर तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगा। तुम अपने क्वेस्ट के दौरान ग्रैनी हुआ से भी मिली और उनके लेगेसी को भी हासिल की, अगर तुम आज ये एक्सेप्ट नहीं करती हो फिर तुम्हारे कारण फ्लावर फ्रैक्शन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, और ये ग्रैनी हुआ नहीं चाहती थी और इस कारण से ही उन्होंने तुम्हें ये जेड टोकन दिया था। जियान के काफी समझाने के बाद यूनियन भी इस पोजीशन के लिए मान जाती है और कहती है, फर्स्ट एल्डर, मैं इस पोजीशन को टेम्पोरली एक्सेप्ट कर रही हूँ, अगर फ्यूचर में कोई बेटर पर्सन मिले तो मैं पीछे हट जाऊंगी। यहाँ पे इनकी बातों को सुनकर हुआ जिन कहती है, फर्स्ट एल्डर, अब जबकि जियान ने स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन के मेंबर को इस तरह से वुंडेड कर दिया है, अब ये मैटर यूं ही शांत नहीं रहने वाला है, वो पक्का ही कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये धमकी दे रही है कि यूनियन अगर हेड ऑफ फ्रैक्शन बनती है फिर स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन इन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। हालांकि ये दोनों ही एक फ्रैक्शन है, मगर हाल में ही कुछ सालों में स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। इनका इनिशियल प्लान था कि हुआ जिन इस याओलिन बंदे से शादी कर दे और ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के अलायंस बन जाए। जियान कहता है, अगर आप ज्यादा समय टाइगर के साथ घूमते हैं फिर आप उसका फूड भी बन सकते हैं। जियान यहाँ पर फर्स्ट एल्डर को स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन के इवल डीड्स के बारे में बताता है कि अगर आप उनके साथ अलायंस फॉर्म करते हैं फिर वो इनके फ्रैक्शन से ऊपर जाने का ट्राई करेगा और इनके फ्रैक्शन को दबाने का ट्राई करेगा और इनके फ्रैक्शन को अपना सब ब्रांच बना लेगा। ये सुनकर हुआ जिन जियान के बातों को नॉनसेंस कहती है और इसे चुप रहने को बोलती है। जियान यहाँ पे फर्स्ट एल्डर को बेटर सोल्यूशन बताता है और कहता है, अगर आप चाहो तो मेरे पेविलियन ऑफ फॉलन स्टार से एक अलायंस फॉर्म कर सकती हैं फ्यूचर में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वर्ड्स पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप सब मेरे मास्टर का अथॉरिटी के बारे में तो जानते ही है, मास्टर यालो के रेपुटेशन के बारे में पूरे सेंटर प्लेन में सभी जानते हैं और इन पे कोई भी शक नहीं कर सकता है कि ये किसी भी तरीके का धोखा किसी को देंगे। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर कहती है, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, और फिर कहती है, अब से यूनियन ही इस फ्रैक्शन की फ्यूचर चीफ बनेगी, अब इस पे कोई भी बहस नहीं होगा। पेविलियन ऑफ फॉलन स्टार अभी देखा जाए तो यंग ऑर्गेनाइजेशन है बाकी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के आगे मगर इसका रेपुटेशन काफी अच्छा हो गया है मास्टर यालो के आने के कारण, और इसका ग्रो करने का पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है। तो कौन नहीं चाहेगा कि इस तरह के पेविलियन से अलायंस क्रिएट किया जाए। इधर याओलिन के फेस पे काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा सकता है, इसका बिग प्लान आज फेल हो गया है। जब ये अपने फ्रैक्शन जाएगा फिर और जब ये न्यूज अपने हेड को बताएगा तो ये पक्का ही काफी बड़ा मुसीबत में पड़ने वाला है। अब जबकि यूनियन इस फ्रैक्शन के न्यू हेड बन चुकी है तो सभी डिसाइपल को इसकी बातों को सुनना होगा और सभी को इसके ऑर्डर को मानना भी होगा, नहीं तो उन्हें फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट भी मिलेगा। यहाँ पे यूनियन सोच रही होती है कि जब भी जियान इसके लाइफ में इंटर करता है इसके लाइफ में काफी बड़ा चेंजेस होने लगता है। ये सोच कर ये इसे कहती है, ये पक्का ही मेरा एनिमी है। फ्लावर फ्रैक्शन का हेड बनने के लिए एक सेरेमनी से गुजरना होता है और ये सेरेमनी भी काफी अच्छे से हो जाता है फर्स्ट एल्डर के देख-रेख। अब जबकि सब कुछ सेटल हो जाता है, जियान यहाँ पे यूनियन से कहता है एक शांत जगह ढूंढने के लिए ताकि ये बोन चिलिंग फ्लेम को एब्जॉर्ब कर सके और फायर मंत्र से इसे भी हेवनली फ्लेम के साथ कंबाइन कर सके। जितना ज्यादा पावरफुल पर्सन जियान फाइट करता है उतना ही इसे स्ट्रॉन्ग बनने का ख्याल आता है। हालांकि जियान इजली याओलिन को डिफीट कर दिया था मगर जियान का ओपोनेंट ये नहीं है। हॉल ऑफ सोल रियल डील है और शायद प्रोबेबली जियान को नेक्स्ट 8 या 9th तियांगजोंग से फाइट करना पड़ सकता है। जियान जानता कि अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये उनसे फाइट कर सके। अभी ये उनसे फाइट में बचकर वापस भी नहीं आ सकेगा तो जीतने का तो अलग ही बात है। हालांकि मास्टर यालाओ अब एक इमेजिनरी सेंट लेवल तक पहुंच चुके हैं, मतलब कि बानसेंग लेवल तक, मगर जियान बार बार अपने मास्टर के पीछे तो नहीं छुप सकता है। अब जियान एक रूम में आ जाता है। ये रूम भी काफी अच्छा होता है इसका प्रैक्टिस करने के लिए। बोन चिलिंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करना आसान नहीं होने वाला है। फायर लोटस को यूज करने से जियान का एनर्जी काफी खत्म हो चुका है तो पहले इसे कुछ प्रिपरेशन करना होगा। अब ये करीबन आधे घंटे तक अपने डॉकी को रीस्टोर करता है। हालांकि जियान इस हेवनली फ्लेम के ऊपर के फ्लेम को एब्जॉर्ब कर चुका है मगर फिर भी इसे केयरलेस नहीं होना है। जियान का फायर मतलब लास्ट टाइम इवॉल्व होकर एक डी क्लास का टेक्निक बन गया था तो क्या इस वक्त फिर से ये इवॉल्व होकर जियान क्लास का टेक्निक बन सकेगा। जियान यहाँ पे बैठ कर फ्लेम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुका है। जियान के बॉडी से फ्लेम्स का वेव भी निकलना शुरू हो चुका है और यहाँ इस रूम का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। जियान यहाँ पे फुली फोकस है। जियान यहाँ पे फुली फोकस इस फ्लेम को एब्जॉर्ब करने में। ये अपने आसपास के थिंग्स को भी नोटिस नहीं कर रहा है। हालांकि इस बार भी स्पीड काफी स्लो है मगर सब चीजें सही से चल रहा होता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। इस स्पीड को देखकर जियान को लगता है कि
ये इस फ्लेम को 1 महीने में एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर किसी को भी इस बारे में पता चलता है कि यहाँ इस फ्लावर सेक्ट में कोई हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर यहाँ पे सभी आ जाएंगे। हेवनली फ्लेम्स होते ही इतने रेयर है, मगर इधर जियान तो अपना 4th हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा है, जहाँ पे किसी को भी एक नहीं मिलता। इधर जियान के पास 4 हेवनली फ्लेम्स हैं। इसके बॉडी के अंदर जियान यहाँ पे इस बंद कमरे में बैठकर कंटिन्यू ट्रेन कर रहा होता है। यहाँ इस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अगर एक डाउजिंग लेवल का बंदा अगर यहाँ इस रूम में आ जाए, फिर वो भी यहाँ के हीट को सहन नहीं कर सकेगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर है इस रूम का। जियान का ऑरा कंटिन्यू स्ट्रॉन्गर ग्रो कर रहा होता है। यहाँ पे जियान के बॉडी से निकलने वाला डॉगी का भी साउंड सुना जा सकता है। अब जैसे जैसे ये बोन चिलिंग फ्लेम और साथ ही बर्निंग फ्लेम ऑफ लोटस ऑफ 3 मिलेनिया मर्ज होते हैं, जियान के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बर्निंग फ्लेम ऑफ द लोटस ऑफ 3 मिलेनिया ये वो बर्निंग फ्लेम ऑफ 3000 मिलेनिया नहीं है। जब लास्ट टाइम जियान ने बर्निंग फ्लेम ऑफ 3000 मिलेनिया को एब्जॉर्ब किया था, फिर जियान ने इस फ्लेम को अपने फायर मंत्र का यूज कर अपने पहले वाले 2 हेवनली फ्लेम से मर्ज कर दिया था, और इस तरह से ये एक न्यू फ्लेम का जन्म देता है, जो कि ये 3 हेवनली फ्लेम से मिलकर बने होते हैं। और उस वक्त जियान बर्निंग फ्लेम ऑफ 3 लोटस ऑफ मिलेनिया इसका नाम रखता है। यहाँ पे जियान के बॉडी के अंदर जैसे जैसे डॉकिंग इंक्रीज करता है और इसका ब्लड वेसल में फ्लो करता है, इसका ऑरा भी काफी ग्रो करता है। अब देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। इस रूम के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। यहाँ हीट वेव के कारण डिस्टॉर्शन भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ तो स्टोन चेयर्स और टेबल ऑलरेडी इस रूम में मेल्ट हो चुके होते हैं। इधर जियान अभी भी अपने आंखों को बंद किया हुआ है। अभी भी इसका ये प्रोसेस जारी है। अब देखते ही देखते 1 महीने से ज्यादा का समय हो जाता है। अब और 10 दिन बीत जाते हैं और अभी भी जियान यहाँ पे ट्रेनिंग ही कर रहा होता है। इधर नालान पूछती है इतना समय हो चुका है और जियान अब तक बाहर नहीं आया, क्या सब कुछ ठीक होगा, क्या चल रहा है? यूनियन बताती है कि डोंट वरी, वो डाउ जोन लेवल पे है और इस लेवल के वॉरियर्स 6 महीने तक बंद रूम में प्रैक्टिस करते हैं। जियान जिस रूम में है उस रूम से एनर्जी काफी ज्यादा रिलीज हो रहा होता है और साथ ही काफी ज्यादा हीट भी। ऐसा लगता है कि अंदर में एक वोल्केनो फट गया हो। यहाँ फ्लावर फ्रैक्शन के एल्डर भी चिंता करने लगते हैं कि इतना समय हो गया है और उसके रूम से इस तरह का हीट एनर्जी निकल रहा है। सभी सोच रहे होते हैं कि फायर लोटस के जैसा एनर्जी निकलकर इस पूरे फ्रैक्चर में ना फैल जाए और जियान के कारण ये पूरा फ्रैक्चर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। यहाँ पर सभी काफी चिंता कर रहे होते हैं जियान को लेकर। अब सडनली जियान जिस बिल्डिंग में था, ये बिल्डिंग शेक करने लगता है। यहाँ इस बिल्डिंग में यूनियन, नालान और स्नेक गर्ल भी थी। ये तीनों यहाँ इस बिल्डिंग से निकलकर एयर में फ्लाई करते हैं और बिल्डिंग को शेक करता हुआ देखकर ये काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। यूनियन को समझ में आ जाता है कि ये जियान के रूम से ही हो रहा है। इस तरह का टेरिफाइंग पावर रिलीज होता है। ये तीनों एयर में चली आती है और फ्लाई करने लगती है। फिर ये देखती है कि जियान के रूम के ऊपर का रूफ है अब ब्लास्ट हो जाता है। रूम के अंदर काफी ज्यादा हीट के कारण प्रेशर बिल्ड हो गया था और इस प्रेशर के कारण ये रूम का रूफ है ब्लास्ट हो जाता है। जब ऐसा होता है तो यहाँ इस रूम के बीच में हम जियान को देख पाते हैं। अब ये कमोशन को सुनकर सभी डिसाइपल्स और एल्डर यहाँ पे आ जाते हैं और जब ये इस ऑरा को फील करते हैं तो इन्हें भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जियान का ऑरा सडनली इतना ज्यादा कैसे बढ़ सकता है। सभी इस तरह के रिजल्ट को देख काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। एक डाउजन 2 स्टार के बंदे के लिए इस तरह के लेवल को अचीव करने में करीबन 10 साल का समय लगता है, मगर यहाँ पे तो जियान ने 1 महीने में ही कर दिखाया। अब देखते ही देखते यहाँ पे ऊपर में स्काई में डेंस क्लाउड गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी एल्डर ये देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फर्स्ट एल्डर बोलती है कि क्या ये टियान क्लास का टी मेटल का जन्म है? इस तरह का नेचुरल फेनोमेनन तभी होता है जब हाई ग्रेड का हीलिंग पिल फॉर्म होता है और उसे लाइटनिंग पिल कहा जाता है, और दूसरी केस में एक सर्टेन लेवल के डेवलपमेंट को अचीव करने पे होता है जो कि काफी रेयर होता है, और थर्ड जबकि की मेथड टियान क्लास का जन्म लेता है तब इस तरह का नेचुरल फेनोमेनन देखने को मिलता है। जब की मेथड या डाउकी टेक्निक टियान क्लास का फॉर्म होता है फिर जाकर इस तरह का फेनोमेनन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे तो किसी तरह का पिल तो नहीं फॉर्म हो रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में जियान उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि अभी ये इस तरह के क्लाउड को गैदर कर सके और भी अपने पावर से, तो सेकंड ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ थर्ड ही ऑप्शन रह जाता है, बर्थ ऑफ द टियान क्लास मेथड। फर्स्ट एल्डर सिचुएशन को देख समझ जाती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मगर फिर भी इस तरह के रिजल्ट को अचीव कर पाना इतना भी सिंपल नहीं है। कितने ही इस पूरे डाउकी कंटिनेंट पे हैं जो इस तरह के रिजल्ट को अचीव करना चाहते हैं मगर कभी कर नहीं पाते, मगर फिर भी फर्स्ट एल्डर के आंखों के सामने ये चल रहा होता है। फर्स्ट एल्डर इस तरह के डेवलपमेंट को देखकर अपने इमोशन को किसी तरह हाइड कर स्माइल करती है। ये जियान से थोड़ा जलस फील करती है। शायद इसलिए कहा जाता है कि यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन से ज्यादा सुपीरियर होते हैं। जियान के इस तरह के अचीवमेंट को देख फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा असेम फील करती है। ये सोचती है कि शायद इस कारण से यालो ने इसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया था। इसका टैलेंट सच में काफी लाजवाब है। यहाँ फर्स्ट एल्डर के मन में काफी कुछ चल रहा होता है, मगर जियान के बारे में फर्स्ट एल्डर का ओपिनियन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है इस तरह के सीन को देखने के बाद। एक बात तो फर्स्ट एल्डर को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे का फ्यूचर अचीवमेंट सभी को हिला कर रख देगा। इससे फ्रेंडली रिलेशन बनाने का डिसीजन इनका काफी अच्छा डिसीजन था। यहाँ पे फ्लावर सेक्ट के डिसाइपल भी इस तरह के फेनोमेनन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब इधर रूम में एक बार फिर डॉगी ब्रस्ट होता है और इस रूम में से जियान एयर में ऊपर की ओर राइज करता है। अब जियान यहाँ पे अपने हाथों को मूव करता है और स्पिरिचुअल वेव निकलकर स्काई क्लाउड की ओर जाते हैं और फिर ये क्लाउड डिसअपीयर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जियान का फायर मंत्र अब इवॉल्व होकर टियान क्लास का टेक्निक बन गया है। यहाँ चारों ओर से एनर्जी आकर
जियान के चारों ओर सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये एनर्जी इसके बॉडी में इंटर करता है। काफी ज्यादा अमाउंट में जियान के बॉडी में ये एनर्जी इंटर करता है। इस तरह के चेंजेस से जियान का अब एब्जॉर्प्शन, प्यूरिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। अब जियान ये सब चीजें काफी फास्ट कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि जियान को अब हीलिंग पिल का जरूरत नहीं है अपने डाउकी को रिकवर करने के लिए। अब जबकि जियान इंडस डाउकी को कंज्यूम कर सकता है बिना सोचे हुए, तो अब ये जियान के लिए काफी बेनिफिट की बात है। जियान हमेशा से सोचता था कि अगर फायर लोटस काम नहीं करेगा और उसे फायर लोटस के बाद भी फाइट करना पड़ जाएगा, फिर क्या होगा इसके साथ, क्योंकि फायर लोटस के बाद जियान के बॉडी में एनर्जी तो बचता ही नहीं था। मगर अब इसे ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। जियान का फायर मंत्र अब टियान क्लास का लो ग्रेड टेक्निक बन चुका है। इस तरह के टेक्निक के साथ अब जियान 1000 फीट के रेडियस में नेचुरल एनर्जी को इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। जियान को यहाँ पे फील होता है कि बोन चिलिंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करने से जियान अब डाउ जोन 4 स्टार तक पहुंच गया है। यहाँ पे सभी जियान के पावर लेवल को फील कर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक बार में ही 2 स्टार को जंप करना काफी बड़ा डील है, और खास करके तब जब प्रैक्टिशनर डाउ जोन लेवल पे हो। अब जियान को ऐसा फील होता है कि अगर जियान हेवनली फ्लेम्स के रैंकिंग में 15 के ऊपर के फ्लेम्स को यानी कि 16, 17, 18 और आगे के हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करता है, फिर वो हेवनली फ्लेम्स अब जियान को ज्यादा बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। उनसे सिर्फ जियान का 1 स्टार ही इंक्रीज करेगा। अब जियान सोचता है कि अब मुझे पावरफुल हेवनली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करना होगा। हेवनली फ्लेम्स जो कि रैंकिंग में 10 या इससे भी नीचे आते हो, जैसे कि 9, 8 या 7 या और भी। मगर पावरफुल हेवनली फ्लेम्स को ढूंढना काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है और ये काफी ज्यादा रेयर भी होते हैं। जियान के करंट स्ट्रेंथ के साथ अगर ये 9th तियांगजोंग से मिलता है, फिर ये उस बंदे से फाइट कर उसे बचकर जिंदा वापस भी आ सकता है। जब से जियान 9th तियांगजोंग के पावर को फील किया है, एक तरह का प्रेशर ये अपने अंदर फील कर सकता है। अगर सिर्फ ये 9th तियांगजोंग ऐसा फीलिंग जियान को दे सकता है, फिर 7th, 6th और या 1st तियांगजोंग जियान के अगर सामने आ जाए तो फिर क्या होगा। अभी तक जियान अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी यहाँ पे यूनियन कहती है, कब तक तुम खुले आंखों से सपने देखते रहोगे, अब जाग भी जाओ। ये सुनकर अभी ये यूनियन के पास आता है और इसके पास आकर इससे कहता है, मैं तुम्हारे सिर के प्रॉब्लम को दूर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर यूनियन भी काफी ज्यादा अमेज हो जाती है। फिर थोड़ा देर बाद सोचने के बाद ये मान जाती है। यहाँ सभी इन्हें एक साथ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। इन्हें इस तरह एक साथ देख सभी के मन में ख्याल आता है कि इनके रिलेशन के बारे में, कि इनका रिलेशन किस तरह का है। यूनियन बताती है कि ग्रैनी हुआ डाउ जोन 8 या 9 स्टार पे थी और उनके पूरा लाइफ पर डाउकी मेरे बॉडी के अंदर सील है। जियान जानता है कि यूनियन के पावर से इस सील को तो इस डाउकी को हासिल करने में यूनियन को काफी ज्यादा समय लग जाएगा। यूनियन यहाँ पे बताती है कि मेरे पावर के साथ मैं इस सील को तोड़ नहीं सकती हूँ, मैं बस इस सील से लीक होने वाले डाउकी को ही एब्जॉर्ब कर पाती हूँ। जियान यहाँ पे कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द इस डाउकी को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फेस करती हो, फिर वो तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिंपली इस सील को रिमूव कर इस डाउकी को हासिल करने का कोशिश करेगा। जियान यूनियन का हेल्प करना चाहता है इससे पहले कि ये यहाँ से चला जाए। यूनियन अब जियान को इसके लिए थैंक यू बोलती है। अब जियान यहाँ पे फर्स्ट एल्डर से माफी मांगता है इस तरह के कमोशन के लिए। अब जबकि यहाँ पे मैटर सेटल हो गया है, ये इवेंट अगले 2 से 3 दिन तक फ्लावर फ्रैक्शन के डिसाइपल में डिस्कस किया जाता है। जियान अब यूनियन के रूम में एंटर करता है और इससे कहता है, मैं इस सील को फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश करूंगा और जैसे ही ये होगा तुम डाउकी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देना। याद रहे इस प्रोसेस में तुम्हें काफी ज्यादा पेन फील होगा, तो तुम्हें पेन को सहना होगा। इधर यूनियन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। ये जियान को अपने प्राइवेट रूम में बुलाकर अब काफी पछताने लगती है। अब ये काफी ज्यादा असेम फील करने लगती है कि इसने एक मैन को अपने प्राइवेट रूम में क्यों बुलाया। ये किसी और रूम में भी जा सकती थी, मगर इसने जियान को अपने प्राइवेट रूम में बुलाया और अब ये सोचकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। अब जियान अपने फ्लेम को समन करता है। जियान के फ्लेम से इस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब ये फ्लेम 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम्स का कॉम्बिनेशन जो है, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होगा। अब जबकि जियान इस फ्लेम को यूनियन के बैग के पास लेकर जाता है जहाँ पे सील है, जियान के फ्लेम के टेम्परेचर के कारण यूनियन के कपड़े राख में बदल कर गायब हो जाते हैं। जियान के सामने यूनियन का बैग होता है। अब ऐसा होता देख यूनियन ब्लश करने लगती है। जियान यहाँ इसके बैग को टच कर अपने फ्लेम को इसके बॉडी में पेनिट्रेट करने का ट्राई करता है जहाँ पे सील लगा हुआ है। अब हेवनली फ्लेम के कारण यूनियन को काफी ज्यादा पेन फील होने लगता है। अब जियान ध्यान लगाकर इसके बॉडी के अंदर के चैनल्स तक पहुंचता है और इन चैनल से ये सील तक पहुंचता है। इस सील का पावर देख जियान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इस तरह के सील को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना जियान के लिए पॉसिबल नहीं है। अभी के करंट लेवल के साथ तो जियान इस सील को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, मगर अगर ये सील टूट जाता है फिर इसके अंदर का डाउकी यूनियन के बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसके बॉडी को 1000 पीसेस में तोड़ सकता है। जियान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये बस इस सील में एक तरह का होल क्रिएट करना चाहता है जिससे अंदर का डाउकी थोड़ा थोड़ा कर रिलीज हो और उस डाउकी को ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर सके और ये हेवनली फ्लेम के साथ करना आसान होगा। अब ये हेवनली फ्लेम यूनियन के बॉडी के अंदर जाकर इस सील पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे यूनियन को काफी ज्यादा पेन भी फील होता है। फ्लेम जब सील पे अटैक कर रहे होते हैं तभी यूनियन के बॉडी के अंदर फोर्स रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ज्यादातर ये फोर्स सील से निकलकर हेवनली फ्लेम से कोलाइड करते हैं और कोलिजन के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है इससे यूनियन को काफी ज्यादा पेन फील होता है और इसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। हालांकि इसका बॉडी वीक नहीं होता। अब सील से निकलने वाले ऑरा जियान को काफी ज्यादा फ्राइटन कर देते हैं और ये यूनियन के बॉडी से दूर जाना चाहता है। इस डाउकी को फील कर जियान भी काफी
ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। यूनियन की बॉडी से अब ये डॉकी निकलने लगता है और ये एक वेव के फॉर्म में निकल रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी तरह का कोई सब्सटेंस हो जो इसके बॉडी से निकल रहा हो। यूनियन यहाँ पे सील के ब्रोकन होने से काफी खुश होती है। अब ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस डॉकी को एब्जॉर्ब ही करना रह गया हो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।